नमस्कार। आज हम अर्थशास्त्र में विकास का जो इकाई है उसके बारे में हमने जाना था कि विकास यानी क्या। विकास यानी प्रकृति या कुछ बढ़ना, विकसित होना, पहले से ज़्यादा कुछ परिवर्तन होना, वह विकास कहलाता है। जैसे हम यदि बात करें कि जो फ़ोन है पहले किस प्रकार से डायल करने वाले नंबर हुआ करते थे, उसके बाद में कुछ विकास हुआ, फिर मोबाइल फ़ोन आ गए और अभी मल्टीमीडिया स्क्रीन टच तक के आ गए। आज हम बात करें कि जो विकास है उसकी कल्पना विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग जो है लक्ष्य रखती है। जैसे भूमिहीन किसान की अलग कल्पना है विकास की, और एक जमींदार जो समृद्ध किसान है उसकी किस प्रकार की कल्पना है। तो आज हम जानेंगे कि व्यक्ति के विकास के लिए आय ही मायना नहीं रखती है, कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी लक्ष्य होते हैं, उनके बारे में हम विचार करेंगे। तो हम बात करते हैं कि व्यक्ति आय के साथ में अन्य क्या लक्ष्य चाहता है। तो हर व्यक्ति जो चाहता है कि वह उन्हें नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले और अपनी उपज व उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले। यानी हम दूसरे शब्दों में बात करें कि वह ज़्यादा आय चाहते हैं। वह हर व्यक्ति जो है अपनी अधिकतम आय चाहता है। अब बात करें कि आय ही एक विकास का माध्यम है क्या? नहीं। तो आय के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं। तो वो लक्ष्य क्या क्या है और वह क्या चाहता है? तो हर व्यक्ति है जो चाहता है कि बराबर का उसके साथ व्यवहार हो, यानी उसको समानता हर जगह मिले। एक व्यवहार कुशल उसके लिए आवश्यकता है और हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। यदि हम बात करें किसी उदाहरण के माध्यम से, तो कोई भी व्यक्ति अपने काम के लिए, विकास के लिए, स्वतंत्रता के लिए, काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए यदि कहीं वह जाता है, यानी अगर किसी व्यक्ति को दूर दराज के इलाकों में नौकरी मिलती है तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा, या वहाँ जाने से पहले कुछ बातों पर विचार करेगा। जैसे उसे परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी और क्या नहीं होगी, तो यह अवश्य ही वो विचार करेगा। काम करने का वातावरण वहाँ कैसा है, यानी उसके अनुकूल है या नहीं है, मौसम वहाँ का कैसा रहता है, भयावह तो नहीं है, इस प्रकार की उसका स्वास्थ्य साथ देगा या नहीं देगा, ये विषय भी वह अवश्य देखेगा। तीसरी बात करें तो वह ध्यान देगा कि उसे सीखने का वहाँ क्या अवसर मिलेगा। क्या जो जिस काम पर वह जा रहा है वह वहीं तक सीमित रहेगा या उसे प्रगति, प्रोग्रेस करने का वहाँ अवसर मिलेगा। अगली बात वो सोचेगा कि काम के दिनों की संख्या कितनी है, यानी उसको रोजगार बराबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कुछ समय के लिए मिलेगा, तो यह भी वह विचार अवश्य करेगा। और नौकरी की सुरक्षा क्या है, वह वहाँ काम करने के लिए जा रहा है तो उसे नौकरी के गारंटी है या नहीं है, या ऐसा ही है कुछ समय के लिए आएगा फिर उसके बाद में उसकी नौकरी जा सकती है, तो वह भी ऐसा विचार करेगा। अगली बात वो विचार करेगा कि काम के घंटों का समय कितना है, उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, जो उसको पारिश्रमिक मिलेगा तो उसको विश्राम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अधिकतम घंटे कहीं काम करवा करके उसको पारिश्रमिक मिल रहा है या उसको रेस्ट भी नहीं मिल रही है, तो वह एक मशीन बन चुका है, तो वह भी मायना रखेगा, वह विचार करेगा। और अगली बात वह विचार करेगा कि छुट्टी के दिनों की संख्या, उसको किस प्रकार से अवकाश मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी विचार वह अवश्य करेगा। अतः हम विचार करें कि हर व्यक्ति जो है एक प्रकार से
जो लक्ष्य है, जो टारगेट है हर व्यक्ति का काम की तलाश में या विकास की परिभाषा करें या उसका लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो हम कह सकते हैं कि लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय ही नहीं है, वही नहीं होते हैं, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी उनका विकास का तरीका, आय प्राप्ति के साथ में उसके जो अन्य बिंदु हैं उन पर भी वह विचार अवश्य करता है। अगली बात करें कि राष्ट्रीय विकास। अभी राष्ट्रीय विकास क्या होता है? तो क्या सभी विचारों के बराबर का महत्व दिया जा सकता है क्या? यानी हर चीज को एक बराबर के मायने में तोला जा सकता है क्या? यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए? यानी विकास का जो बिंदु रखा जाएगा उसमें एक दल को या एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, एक स्थान को नुकसान हो रहा है, दूसरे को फायदा हो रहा है, तो इस संबंध में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से होना? तो सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी, इस पर भी विचार करना होगा, तभी राष्ट्रीय विकास कहलाएगा। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, यानी सबको साथ सबका विकास वाली जो बात है, जो हम काम करना चाहते हैं वही तरीका है, या और कुछ भी इसमें जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है? क्या इस प्रकार विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ लोगों, यानी जो काम हम करना चाहते हैं, जो लक्ष्य हमने रखा है, उससे अधिकांश लोगों को लाभ होगा या कुछ लोगों को होगा, तभी वह राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से माना जाएगा। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय है कि इन सब प्रश्नों पर विचार करना ये आवश्यक है। अभी हम तुलना करें कि विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना जो है किस प्रकार से की जाए। और सवाल आता है कि सबके लिए एक जैसा ही व्यवहार होगा क्या? नहीं। तो जब अलग अलग लोगों के विकास का लक्ष्य अलग अलग होते हैं, आपने देखा होगा एक भूमिहीन किसान का लक्ष्य अलग है, एक जमींदार जो समृद्ध किसान है उसका लक्ष्य अलग है, तो राज्यों का जो है, देशों का जो है, वह कैसे एक हो सकता है? तो एक वस्तु विकसित है और दूसरी विकसित नहीं है। जब हम किसी दो वस्तु की तुलना करते हैं तो उनमें से कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। यानी हम बात करें कि हर व्यक्ति अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, उसकी क्षमताएं अलग है, तो उसकी जो निर्भरता है वह भी अलग रहेगी। निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम तुलना करने का क्या लक्ष्य लेते हैं, हम किस प्रकार से उसकी तुलना करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि माना एक वर्ग को बहुत सारे बच्चे बैठे हैं एक जगह पर समूह में यदि, और अगर हम तुलना करें तो उनके जो शरीर में जो वृद्धि है वह अलग अलग है, ऊंचाई अलग अलग है, सबका स्वास्थ्य अलग है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, तो ये विषय अलग अलग हैं, अलग अलग होंगे। अब हम इस पर विचार करते हैं, हमारी जो मानसिकता है वह इस पर निर्भर करता है कि हम किस आधार पर उन बच्चों का चयन करें। यानी हम एक उदाहरण के माध्यम से लेवें कि हमें कोई एक प्रश्नोत्तरी, कोई क्विज प्रतियोगिता करवानी है और उसके लिए कुछ बालकों का चयन करना है, तो हम उसके लिए क्या जानकारी, किस आधार पर बालकों को जो है अलग अलग करेंगे, ये उनके लिए मायने नहीं रखता कि किसी विद्यार्थी की ऊंचाई ज़्यादा है या कम है। इसी तरह देश में भी दूसरे देशों की तुलना में जो है कैसे की जा सकती है। तो देशों की तुलना की करने के लिए उनकी आय यानी राष्ट्रीय आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक
विकसित समझा जाता है। यदि हम विचार करेंगे भाई कि हर देश की जो है आय है, वहाँ की जनसंख्या है, वहाँ की अलग अलग है, इस कारण से अब बात करें राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय इन दोनों में एक जैसा ही मायना रखेंगे। यानी किसी भी देश की जो कुल आय है, वहाँ के कुल जो नागरिक हैं उनकी आय क्या है और उस देश की राष्ट्रीय आय क्या है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कुल आय को कुल जनसंख्या में भाग देंगे तो उससे जो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। और राष्ट्रीय आय एक जो लेखा वर्ष है, एक जो वित्तीय वर्ष है, उसके देश के अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय में जब विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। यानी बात विचार करेंगे वापस कि एक वर्ष यानी जो वित्तीय वर्ष होता है उसके अंदर सभी जो आर्थिक क्रियाएं भारत सरकार के द्वारा या जो भी होती है उस देश के अंदर, उससे जो प्राप्त आय है उससे जो विदेशों से भी साथ में जो आय आती है उसको हम जोड़ते हैं तो उससे राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो राष्ट्र के अंदर उपस्थित सारे नागरिकों की आय को जोड़ा जाए तो हमारे पास राष्ट्रीय आय आती है। अभी हम बात करें कि भाई हर व्यक्ति की जिस प्रकार से आय अलग अलग हो सकती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय आय और कुल जो आय है उसमें भी अलग अलग होंगे। अभी हम बात करें कि कुल आय से हमें औसत आय के विषय में जानकारी नहीं मिलेगी, अतः हमें प्रति व्यक्ति आय की गणना की जरूरत है। यानी जो राष्ट्रीय आय है उसके औसत को निकालना पड़ेगा, तब प्रति व्यक्ति आय की गणना हो जाएगी। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्यों है, तो हम पाते हैं कि देशों के बीच की तुलना के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। यानी हर देश की जनसंख्या कहीं अधिक है कहीं कम है, तो वहाँ की जो कुल आय है उसकी तुलना में जो प्रति व्यक्ति आय है वह अलग अलग आएगी। तो कुल आय को तुलना करने से पहले हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत प्रति व्यक्ति क्या कमा सकता है, तो वहाँ जो राष्ट्रीय आय है उसके अंदर हम इसकी तुलना करेंगे और उसके बाद में ये विचार करेंगे कि क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं, इसके लिए औसत आय की तुलना करते हैं। प्रति व्यक्ति जो आय या औसत आय है वह देश की कुल जनसंख्या है उसमें प्रति व्यक्ति आय कहा जाएगा। यानी उसकी जनसंख्या के अंदर भाग देख करके हम जो है प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल जनसंख्या कुल आय और जनसंख्या का उसमें भाग देंगे। एक तालिका के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रति व्यक्ति आय 2012 में नागरिकों की मासिक आय जो है रुपये में औसत के रूप में एक देश क और देश ख की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर 9,500 और यहाँ पर 500 10,500, तो ये इस प्रकार से आंकड़े जो हैं यदि हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय में हर देश का जो औसत आय है यानी प्रति व्यक्ति आय है वह अलग अलग देखी जाती है।